नट सम्राट जब लिखा गया था और जब खेला गया था, और आज जब हम खेलते हैं, कालजयी नाटक वो होता है जो जिस वक्त लिखा जाता है, उस लिखने के बाद हज़ारों साल तक वो वैसा ही रहता है, उसी ऊर्जा के साथ, उसी साक्ष्य के साथ और उसी कंटेंट के साथ। कैसे एक नाटक एक समय में लिखा गया, आज से 50 साल पहले लिखा गया था। वी वा शिरवाडकर को कहा गया था कि आप किंग लियर का अनुवाद कीजिए, शेक्सपियर के प्ले का। तो उन्होंने अनुवाद करने की जगह ये नाटक लिख दिया, नट सम्राट लिख दिया, एक कलाकार की कहानी लिख दिया। अब चूंकि मुझे हिंदी का संस्कार है, मुझे हिंदी में ये प्ले करना था, तो सच्चिदानंद जोशी हैं जो इंदिरा कला केंद्र दिल्ली में हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया। वो पहले अनुवाद कर चुके थे, फिर मेरे लिए उन्होंने भावानुवाद किया एक तरह से, क्योंकि लिटरेट अनुवाद करना एक अच्छा नहीं है नाटक के लिए, भावानुवाद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बोलचाल की भाषा में हिंदी में करना था इसलिए। और हमने इसको पहले सोचा, चूँकि मराठी बेस है, बैकग्राउंड मराठी है, हमने सोचा कि इसको बंगाल बेस करते हैं। तो हमारे दिमाग में शंभू मित्रा है, इस शंभू मित्रा को हम प्लान करते हैं और पूरा कैरेक्टर शंभू मित्रा की तरह करते हैं। फिर दिमाग में आया कि जो हिंदी में हम कर रहे हैं, तो हिंदी में किसको किसको हम इसका नट सम्राट माने। तो हमने मनोहर सिंह सोचा कि मनोहर सिंह हमारे नट सम्राट है। पर हिंदी में कोई ऐसी परंपरा नहीं दिखती थी कि जिससे इस नाटक को उस तरह से प्लान किया जाए। तो अल्टीमेटली आलोक और मैंने तय किया कि इस नाटक को मराठी परिवेश में ही करना चाहिए। तो हमने उस नाटक को मराठी परिवेश में किया और कुछ अभी शो कर रहे हैं हम लोग, उसके 35 तक शो हो चुके हैं। इस नाटक की खासियत मैं आपको कहता हूँ, और तो पढ़ने का संस्कार तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, पर इसको देखने का संस्कार तो हमारा है। यदि मराठी में भी देखने को मिले या बंगला में देखने को मिले, मैं चाहता हूँ ये नाटक जो है सारी बोलियों में, भाषाओं में हो, क्योंकि ये एक कलाकार से शुरू होके एक परिवार की कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो भरा पूरा परिवार है, और उसमें कैसे वो धीरे धीरे छूटता चला जाता है और अकेला होता चला जाता है, जो आज 2022 की समस्या है। बड़ा मौजूद नाटक है, 50 साल पहले लिखा गया है, पर आज मंचित करते समय, उसको करते समय मैंने ऑडियंस के रिएक्शन देखे, तो ये मान के चलिए कि नट सम्राट देखते हुए व्यक्ति एक तो उसको घर करता है, अंदर चला जाता है वो चरित्र, और कहीं ना कहीं कोई उसमें बेटी देखता है अपनी, कोई बेटा देखता है अपना, कोई बहू देखता है, कोई बच्ची देखता है। तो एक तरह से आपके अपने परिवार की कहानी वो बन जाता है। ऐसे बहुत कम नाटक होते हैं जो आपकी कहानी बन जाए। कहते भी हैं कि नाटक ऐसा हो कि जो आपकी कहानी बन जाए, तो नट सम्राट उन नाटकों में है। और वी वा शिरवाडकर के संवाद, ये वैसे भी मैं आपको बता दूं कि शिरवाडकर जी का जो जन्मदिन है उसको महाराष्ट्र दिन के नाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में, और उनका बहुत बड़ा नाम है। और उनका संवाद जो उन्होंने लिखे हैं वो मतलब शेक्सपियर की तरह लिखे हैं। तो वो संवाद हमारे बोलचाल के संवाद है, मराठी में ख़ास तौर पे। हिंदी में भी हमने जो अनुवाद किया या भावानुवाद किया, उसमें भी संवाद उसी तरह के संवाद है। और बड़े पोएट हैं शिरवाडकर, उनकी कविताएं भी हमने इस्तेमाल की है नाटक में, जो ओरिजिनल में नहीं है। तो मेरा मानना है कि मराठी के जितने भी नाटक हुए हैं या जितने भी नाटक लिखे गए हैं या किए गए हैं, उसमें सबसे ग्रेट नाटक है। ग्रेट नाटक कहना, जैसे नट सम्राट की कहानी है, वैसी ये जितना लेखन है मराठी का, उसका सम्राट है ये नट सम्राट। तो मुझे लगता है देखना चाहिए इस नाटक को, पढ़ना चाहिए। नट सम्राट एक अभिनेता की कहानी है। ये उन सारे कलाकारों की कहानी है जो मंच पे काम करते हैं। गणपतराव वेलवलकर उनका मुख्य पात्र है। उसको सरकार एक तरह से यूँ कह लें कि अभी जैसे कालिदास सम्मान है या पद्मश्री है, इस तरह से महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको एक पुरस्कार देती है, नट सम्राट की उपाधि देती है। वो ये मानती है कि सारे नटों में जो सम्राट है
वो गणपत वेलवलकर है। वो नट सम्राट की कहानी है। नाटक नट सम्राट या गणपत राव के आसपास घूमता है। उनकी पत्नी है कावेरी, पर वो उसको सरकार कहते हैं। वो उनकी सरकार है। उनकी बेटी है, उनका बेटा है, बहू है, दामाद है और एक बच्ची है उसकी। पूरी कहानी इसके आसपास घूमती है। कहते हैं कि उस वक्त कोई एक ऐसा कलाकार था जिसके जीवन को लेकर उन्होंने आधार बना के इस नाटक को लिखा था। पर मैं ये मानता हूँ या मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ है नट सम्राट के बारे में, वो हर के जीवन की कहानी है। वो कलाकार के जीवन की कहानी है कि कलाकार अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हुए भी जब अंत समय में सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और उसकी कला को ही दोष देते हैं और वो अकेला पड़ जाता है। पर मैं इस नाटक को इस तरह से देखता हूँ कि नाटक कलाकार के जीवन से शुरू होके व्यक्ति के जीवन में आ जाता है। कलाकार भी व्यक्ति है, समाज में रहने वाला व्यक्ति है। समाज किस तरह से काम करता है, एक रूढ़िवादी समाज है, एक बहुत मॉडर्न समाज है। दोनों के बीच में गणपत राव पिसता चला जाता है और एक समय होता है जब पत्नी उनको छोड़ के चली जाती है तो वो और टूट जाते हैं। बेटी चली जाती है, बेटी उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाती है। बेटा अपनी पत्नी के कहने पे उन्हें घर से निकाल देता है। तो जो आज की समस्या है वो नाटक इसी तरह की समस्या पर आधारित है। लबो लुआब में एक वन लाइनर कहानी कहें तो एक बाप है जिसकी बेटी है, बेटा है, दोनों की शादी हो गई है और दोनों अपने पति के प्रारूप से धीरे से माँ बाप को अलग कर देते हैं। जो आज की समस्या है कि बूढ़े माँ बाप को लोग छोड़ देते हैं, अनाथ आश्रय में डाल देते हैं। यही उस नाटक का मूल मंत्र है और मुझे लगता है कि ये नाटक अपने आप में जब खेला गया होगा, कहते हैं कि श्री राम लागू ने इसके 5000 शो किए हैं। पहला नट सम्राट श्री राम लागू थे और श्री राम लागू नट सम्राट के नाम से जाने भी जाते हैं। उसके बहुत दिनों बाद रोहिणी ने किया सरकार का रोल और मोहन जोशी ने किया जो अभी मराठी में होता है। चूँकि ये नाटक मूल मराठी नाटक है तो मराठी नाटक की परंपराएं भी इसमें हैं। वो कहते भी हैं, वो बातचीत भी करते हैं गणपत राव नट सम्राट जो हैं। उसके बाद मैंने नट सम्राट जब पढ़ा था और मुझे लगा कि नट सम्राट को करने के लिए, क्योंकि एक किंवदंती है उस नाटक के बारे में कि नट सम्राट करने के बाद हर कोई जो जो करता है, नाना पाटेकर का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने नट सम्राट नाम के की फिल्म में काम किया है, वो इसी प्ले पे बेस है वो फिल्म। उन्होंने कहा कि मैंने तो अब सब कर लिया, क्योंकि वो इतनी पराकाष्ठा है उस चरित्र की कि उसके बाद लगता है कि सब कुछ आपने दे दिया है, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है देने के लिए। तो ये इस नाटक के बारे में भ्रांतियाँ भी है और इस तरह की समझ भी है। मुझे मेरे एक दोस्त हैं आलोक चटर्जी जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक हैं और रंगमंडल भारत भवन में मेरे साथ काम करते थे। मैं भारत भवन में 13 साल मैंने काम किया, अभिनय किया है। तो जब हम बातचीत चली कि कोई प्ले करना चाहिए तो मेरे अचानक मेरे मन से निकला कि नट सम्राट करना चाहिए। नट सम्राट करते ही आलोक की बाँछें छिल गई एक तरह से, बोले हाँ यार करना चाहिए। फिर मैंने उसको ये कथा सुनाई कि जो कोई भी करता है इसको कहते हैं कि परिपूर्ण हो जाता है, उसके बाद उसके करने के लिए कुछ नहीं बचता उसके बाद। बोले देखते हैं, करते हैं। मराठी नाट्यों की परंपरा में नाट्य लेखन में भी 3 अंक की नाटक होते हैं, 2 इंटरवल होते हैं। इसी तरह का ये बड़ा नाटक है नट सम्राट, जहाँ राही स्टेशन है, जहाँ लड़की का घर है, जहाँ उनका गांव का घर है, उसके बाद खेत है, उसके बाद में प्लेटफॉर्म है और 2 घर हैं, लड़की का घर और लड़के का घर, जहाँ वो रहते हैं। फिर बाद में दूसरी जगह जाते हैं। फिर राही स्टेशन, चूँकि निकल चुके होते हैं, घर से निकाल दिए गए होते हैं, तो राही स्टेशन पे आते हैं। तो एक नाटक में ऑलमोस्ट 7-8 दृश्य हैं जिसके अलग अलग घरों के राही स्टेशन के
दृश्य हैं। ये मराठी नाटक में होता है जनरली। रियलिस्टिक जितने नाटक है मराठी के, और वसंत कानेटकर ने लिखे हो, चाहे तेंदुलकर ने लिखे हो, चाहे आलेकर ने लिखे हो, इस तरह के अंकी नाटक होते हैं जिसमें सेट्स भी होते हैं, क्योंकि वो वातावरण होता है। और चूंकि मैं जयन देशमुख हूँ और क्या नाम है, प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ सिनेमा का और टेलीविज़न का, तो लोगों के दिमाग में ये था कि जैसे वो नाटक में जो लोग जानते हैं, जो लोग मराठी नाटक पढ़ा है जिन्होंने या देखा है जिन्होंने, तो वो पूरा के पूरा वो ये मान के चलते हैं कि उसका घर दिखेगा, फिर इसका घर दिखेगा, फिर रहाइश स्टेशन दिखेगा। पर मेरे नाटक में वैसा कुछ था नहीं। लोगों ने बाद में मुझसे कहा भी कि हम तो देखने आए थे कि तुम सेट कैसे बदलते हो, अंक कैसे बदलते हो। नाटकों में अंक बदलते हैं मराठी में, तो कैसे बदलते हो? तो पर तुम्हारे नाटक में ना अंक बदला, ना सेट कुछ दिखा। तो क्योंकि ये अभिनेता की कहानी है, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये था कि मैं अभिनेता को ज़्यादा तरीके से सामने लाऊं बनिस्पत सेट के। सेट में अच्छा बना सकता था, मैं उसको रिवॉल्विंग कर सकता था, मैं लाइट बंद करके दूसरा सेट ला सकता था। पर मुझे लगा कि जो कहानी है इसमें ये टूटता है, नाटक में ये बात टूटती है, और ख़ास तौर से आज के वक्त, क्योंकि आज का वक्त व्हाट्सअप का है, फेसबुक का है। तो आपका नाटक इस तरह से हो कि ऑडियंस भी लगातार देखता रहे। तो मैंने 2.25 घंटे का नाटक एक साथ किया बिना इंटरवल के। तो आप ये देखिए कि इसमें एक तो अभिनेता की ताकत है और दूसरी ताकत है नाटक की, क्योंकि नाटक इस तरह से लिखा गया है कि वो शुरुआत में तो लगता है अभिनेता की कहानी, धीरे 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 जैसी ही एक बाप की कहानी होने लगती है तो हर के अंदर वो बैठने लगता है नाटक। और इसीलिए इस नाटक के शो के बाद, मतलब मैं कैसे आपसे कहूँ कि आधा से ज़्यादा ऑडियंस रोते रहते हैं और ज़ार ज़ार रोते हैं। हमारे नाटक में बड़े बड़े अभिनेताओं ने इस शो को देखा है, हिंदी शो को देखा, और सब ने मुझसे कहा कि यार जयंत, तूने हमें रुला दिया। बाकी तो ये, पर ये मुझे लगता है ये नाटक इस तरह से भी बहुत महत्वपूर्ण और है कि आपके अंदर का जो कुछ भी है वो निकल जाता है, जो कई बार आप कभी न रो नहीं सकते, बोल नहीं सकते, किसी से जाहिर नहीं कर सकते। तो ये नाटक ऐसा है कि एक मनुष्य के अंदर में जो कुछ भी वाल है, जो कुछ भी किसी को कहना चाहता है, वो सारा के सारा इस नाटक से बाहर आ सकता। आप फिल्म देखिए नट सम्राट, तो इसी पे बेस है। नाना पाटेकर उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं, विक्रम गोखले हैं उसमें, वो उन्होंने जोड़ा है। पर वो फिल्म भी इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, इतने मराठी संस्कार के लोगों ने सब ने देखी वो फिल्म, इसलिए नाटक देखने का उत्साह भी एक दूसरी तरह का उत्साह है। मेरी तो इच्छा है कि ये नाटक हिंदुस्तान की सारी बोलियों में, भाषाओं में ट्रांसलेट हो और खेला जाए। मतलब ये प्रोसीनियम का भी नाटक है, लिखा तो प्रोसीनियम की तरीके से गया है, पर ये नाटक आप चौराहे पे भी कर सकते हैं। ये नाटक को स्ट्रीट प्ले की तरह भी कर सकते हैं आप, यदि उसको डिज़ाइन कर दें। और मुझे लगता है ये नाटक चौराहों पे और छोटे-छोटे थिएटर में, कॉलोनीज़ में, तो जो जो समस्याएँ हमारी आज की समस्याएँ कि बूढ़े माँ-बाप को अनाथालय में डाल देते हैं और आप इल्ज़ाम भी लगाते हैं, और उसके जो कारण भी है, वो इस नाटक में 50 साल पहले लिख दिए उन्होंने। विष्णु वामन शिरवाडकर, वीवा शिरवाडकर एक तो पोएट हैं, दूसरे भाषा का बहुत अच्छा इस्तेमाल है मराठी में भी, और हिंदी में भी उन्होंने बहुत अच्छा किया सच्चिदानंद ने। तो रियली इस नाटक को पढ़ना भी चाहिए, और मैं कहता हूँ यदि मराठी भाषा नहीं आती है तब भी उस फिल्म को देखना चाहिए जिस पे बेस है ये। आप इस नाटक में खास तौर से भाषा कभी आड़े नहीं आएगी, वो अचानक आप पे, हाँ, वो हो जाता है, तारू हो जाता है, और आप अभिनेता से एक व्यक्ति के, एक बाप की ज़िंदगी को जीते हुए उस नाटक को आपका हिस्सा बना देता है। तो ये उस नाटक की खासियत है, उस स्क्रिप्ट की खासियत है। और कभी कोई भी जो डायरेक्टर है उसको उठा के करना चाहे तो उसको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो आज आज के समय का नाटक है, इसलिए वो कालजयी है, इसलिए वो लंबे समय तक रहने वाला है। जब तक मनुष्य है तब तक नट सम्राट है, ये याद रखिए। इसलिए नट सम्राट हिंदी में भी और मराठी में भी ये अपने आप में ऐसा नाटक है
जिसको पूरे हिंदुस्तान में खेला जाना चाहिए, बड़े अभिनेताओं को करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो कलाकार है पहले तो मनुष्य है और उसके बाद अभिनेता है। तो ये जो बात है कायांतरण वाली, एक चरित्र को ओढ़ लेने वाली या उसमें चले जाने वाली और मनुष्य की तरह बात करने वाली, तो इससे अच्छा नाटक कोई और नहीं है। मराठी में हो, आगे चल के बांग्ला में भी कीजिए, अंग्रेजी में भी कीजिए, तेलुगु, तमिल, मलयालम में, कर्नाटक, इसमें उड़िया, बहुत सारे ऐसे नाटक लिखे गए हैं जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं उड़िया भाषा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं जान ही नहीं पाता हूँ। तो इस प्रोग्राम के बहाने ड्रामा टाकीज एक अच्छा काम कर रही है कि आपको उन सारे नाटकों के, उन सारी चीज़ों की बातचीत से, किसी इसी तरह के लोगों से बातचीत के, तो कम से कम वो नाटक क्या है, वो उपन्यास क्या है, वो कविता क्या है, या वो फ़िल्म क्या है, तो वो उसकी एक समझ इस वक़्त पैदा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ऑडियो विजुअल ज़्यादा है, मीडिया ज़्यादा है, पढ़ने का संस्कार कम है। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, पर इस कहानी से किसी को लगे, मेरे बातचीत से लगे कि नट सम्राट एक बार पढ़ना तो चाहिए, नट सम्राट एक बार देखना तो चाहिए, नट सम्राट फ़िल्म देखना तो चाहिए। यदि इतना भी इससे होता है तो ड्रामा टाकीज भी शुक्रगुज़ार हो गया उन सब लोगों की, और जो लोग इस प्रोग्राम में आएँगे और बातचीत करेंगे। और मैं उन सारे लोगों का जो ये सुन रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत लीनियर बोल नहीं पाता हूँ, मतलब एक के बाद बोल नहीं पाता हूँ, तो अतुकांत होता है मेरा कि मैं कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से। तो पर मुझे लगता है मैं चूँकि बहुत मन से ये बात बोल रहा हूँ, तो आपको मेरी बात सरलता से समझ में आई होगी, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी ज़रूर हूँ, पर साहित्यकार नहीं हूँ, तो इसलिए साहित्य की भाषा मुझे नहीं आती है। और मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ ड्रामा टाकीज का, और आप सबका जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका भी कि ये प्रोग्राम ज़रूर देखिए। आपको नए कथ्य के बारे में पता चलेगा, नाटक के बारे में पता चलेगा, फ़िल्म के बारे में पता चलेगा, कहानी के बारे में पता चलेगा। तो ये अच्छा प्रोग्राम है, इसलिए मेरी शुभकामनाएँ आप लोग के साथ। धन्यवाद।